ईरान की जो पावर है, डिफेंस पावर, वो एकदम से नज़र आई, क्योंकि एक कयास तो था ही हमें कि ईरान वेल इक्विप्ड है, लेकिन जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ तो आयरन डोम का भी उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल था। और इजराइल में, खासकर राजधानी में, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि आपने आँख से देखा है, आप अभी जो मुझे वीडियो दिखा रहे थे जिसमें आपके आगे पीछे से मिसाइल आ रही है, वो वीडियो मैं दर्शकों के लिए यहाँ चलाऊंगी। तो वो क्या उसी जगह का था या वो हाइफा पोर्ट का हमला? नहीं, वो तो तेल अवीव का था। वो तेल अवीव का था, तेल जहाँ अवीव पर का, जहाँ आपके पर हम आगे ये दिखा पीछे। रहे थे, जी आपको बता रहे थे। बल्कि मैं अगर कहूँ तो देखिए, मैं शुरू से ये बात कहता आया हूँ, बल्कि आपके साथ भी बातचीत में, जब जी आप यहाँ बैठी थी मैं वहाँ बैठा था जी बस इतना ही अंतर था। तो मैंने तब भी ये कहा था कि मिडिल ईस्ट में ईरान एक रीजनल पावर हो गया है। उसके बनाए हुए ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में कहर बरपाया, शाहिद 136 के थ्रू। जी तो ईरानियन ड्रोन की क्षमता रूस यूक्रेन में लोगों ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। ड्रोन वॉरफेयर में सबसे पहले किसी ड्रोन का परीक्षण हुआ तो वो ईरानियन ड्रोन था, जी जो रूस यूक्रेन वॉर में हमने देखा। लेकिन ईरान के मिसाइल का इस्तेमाल इस बार हुआ और पहली बार पूरी दुनिया को समझ में आया कि ईरान के पास मिसाइल की क्या क्षमता है। जी देखिए, 1800 किलोमीटर से मिसाइल चलती थी, 5-7 मिनट के अंदर वो इजराइल पहुंचती थी, और फिर क्या सटीक निशाना होता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। हाइफा पोर्ट में हम गए देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत वायरल हुआ था कि हाइफा पोर्ट तबाह हो गया। हालांकि हाइफा पोर्ट सुरक्षित है। मैं आपको ये बताऊँ कि हाइफा पोर्ट में मैंने चारों तरफ से देखा, हाइफा पोर्ट पर अटैक नहीं हुआ था। लेकिन हाइफा पोर्ट से मुश्किल से कितना 500 मीटर की दूरी पर एक 40 से 50 मंजिला ऊंची इमारत है, एक बड़ी सी इमारत है। मतलब वहाँ का लैंडमार्क कहिए आप, हाइफा पोर्ट के पास। और उसके ठीक बगल में 3 मंजिले एक इमारत है, जो कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स का एक वहाँ पर रीजनल हेडक्वार्टर है। जी आप सोचिए, 1800 किलोमीटर से वो मिसाइल चलती है, पोर्ट क्रॉस करती है, 40 मंजिला इमारत क्रॉस करती है, और उस जो छोटी सी इमारत है उसमें जाकर हिट करती है, उसको ख़त्म कर देती है। कितना प्रिसाइज अटैक होगा। मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो महाभारत में आपको ना अर्जुन मछली की आंख पे निशाना मारता है, तो नए ज़माने का मछली की आंख ये है। ये तब है जबकि इजराइल के पास भी टेक्नोलॉजी की कमी तो है नहीं, और जिस नेविगेशन सिस्टम के जरिए मिसाइल ईरान से इजराइल पहुंचते थे, उस नेविगेशन सिस्टम को भी मैनिपुलेट करने की या उनको रोकने की, उसमें फेरबदल करने की इजराइल खूब कोशिश करता था, ताकि मिसाइल सही टारगेट पर ना पहुंच सके। हालत ये होती थी कि इजराइल में जैसे हम लोग मान लीजिए तेल अवीव से हाइफा जा रहे हैं, या तेल अवीव से मैं होलोन जा रहा हूँ, या फिर बीरशेबा जा रहा हूँ, तो जीपीएस काम नहीं करता था। अक्सर जीपीएस मुझे दिखाता था कि मैं अम्मान में हूँ, मैं अबू धाबी में हूँ, है ना, तेल अवीव की जगह। तो या वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हाँ, करते तो थे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है कि जो हथियार आपके पास आ रहा है आप उसका रूट डाइवर्ट कर दो, ताकि वो सही दिशा जगह नहीं पड़े। मतलब अगर मान लीजिए वो एयरबेस पे लगने हैं, तो एयरबेस की जगह वो कहीं और गिर जाए। अच्छा, अगर आप मुझे ये कहिएगा कि जैसे एक नैरेटिव बना हुआ पूरी दुनिया में कि इजराइल फेल हो गया मिसाइलों को रोकने में, तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरा मानना है नहीं, और ये मैं ग्राउंड पे रह के कह रहा हूँ। वो क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, ईरान ने जितनी मिसाइलें दागी, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल थी, हाइपरसोनिक मिसाइल थी। पहली बार मुझे लगता है कि जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल होते हुए देखा गया। इससे पहले बस एक मिसाइल जिसकी खूब चर्चा दुनिया भर में हुई, वो था रूस ने जब ऑर्सनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, और उसको अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया था। तो उसी तरह से आप सोचे कि चाहे वो फतेह या दूसरे मिसाइलों का वहाँ से इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब ईरान जब इस्तेमाल करता था, तो उसको रोकना आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका के सहयोग से उन्होंने 90% मिसाइलों को रोका। आप सोचिए कि अगर उन सभी मिसाइलों को वो नहीं रोक पाते तो कितनी तबाही होती। हाँ, मतलब ये हाइपोथेटिकल, यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि अगर इनके डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल को नहीं रोक पाते तो क्या होता। हाँ। ईरान जिस तरीके से 1800 किलोमीटर से हर तरीके की मिसाइल आ रही थी, तो इजराइल का क्या होता। आप सोचिए ना भाई, 12 से 15 मीटर की लंबाई, 40,000 किलो एक्सप्लोसिव के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब आवाज से 15 गुना की स्पीड हो, उस तेजी से वो मिसाइल आ रही है। उन मिसाइलों को हालांकि देखिए रोकने के लिए ये भी होता था, जैसे ही ईरान से मिसाइल चलती थी तो इनके रडार पे वो डिटेक्ट हो जाता था। वो इसलिए क्योंकि ईरान से जैसे ही मिसाइल चली तो मान लीजिए कि रेड सी में, मेडिटेरेनियन सी में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे। ईरान के पड़ोसी मुल्कों में, चाहे वो कतर में, सऊदी में,
बहरीन में, इन सब जगह पे अमेरिका के एयरबेस मौजूद थे, उनका रडार तुरंत सिग्नल देता था, कैच करता था कि यहाँ से ईरान से मिसाइल गई, वो तुरंत कम्युनिकेट करते थे इजरायलियों को। तो मोटे तौर पे हम लोग को 7-8 मिनट का टाइम होता था, मतलब हमारे पास मोबाइल में मैसेज आता था कि मिसाइल डिटेक्ट हुआ है और अलार्म बजने लगता था। फिर तो हम, मतलब मैं ही नहीं, इजराइल में रहने वाले 1 करोड़ लोग जो जहाँ जिस पोजीशन में था वो वहाँ से तुरंत ही सुरक्षित ठिकाने में, बंकर में जाता था और वो बंकर में पहुँचते थे। इतना टाइम लगता था 5 से 7 मिनट में। इतने टाइम की तब तक में ईरानी मिसाइल 1800 किलोमीटर पार करके इजरायली एयर स्पेस में आ चुकी होती थी। अब इस बीच में आप देखिए कि अमेरिका के जो एयरबेस थे वो रोकने की कोशिश करे, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रोकने की कोशिश करे, फिर इजराइल के बॉर्डर कंट्री में मान लीजिए कि जॉर्डन है, जॉर्डन के एयरफोर्स हो, जॉर्डन में अमेरिकन बेस हो, वो रोकने की कोशिश करे। इन सब को भेदते भेदते वो इजरायली एयर स्पेस में आया। अब इजराइल में खुद भी एयर स्पेस में 4 लेयर का सिस्टम, आयरन डोम तो सबसे छोटा वाला मामला है ऐसे मिसाइलों के लिए, आयरन डोम है, एरो 3 है, डेविड स्लिंग है और तब थर्ड है। ये 4 को भेद के तब जाके मिसाइल काटती थी। तो पहली बात तो आपको दाद देना होगा। मतलब अगर मैं अपने दर्शकों को आसान भाषा में कहूँ तो आप महाभारत में 2 कैरेक्टर हैं, उसकी लड़ाई समझ लीजिए। वही लड़ाई ईरान और इजराइल की लड़ाई थी, वो थी कर्ण और अर्जुन की लड़ाई। कर्ण और अर्जुन में से कौन बड़ा धनुर्धर था, ये फैसला दर्शकों को छोड़ दीजिए। यही सेम कुछ इजराइल और ईरान के साथ।